नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 18 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू फ्रेश वाटर फिश नेम्ड गार्रा नाम्बेशिनिश वॉज रिसेंटली फाउंड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये जो गार्रा नाम्बेशिनिश जो फिश है वो कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिली है? तो ऑप्शंस आर मणिपुर, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप फिश के बारे में ज़्यादा याद मत रखना, बस नाम देख लो और कहाँ पे मिली है, मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिरकॉन इज अ स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो बोला है जिरकॉन नाम की एक मिसाइल लॉन्च की है, स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? तो ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूक्रेन और इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज रशिया। ठीक है। तो 3M22 जिरकॉन नाटो कोड SSN-33 इज़ अ रशियन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो किसकी है? रशिया की है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको पावर किया जा रहा है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी से। इनिशियली डिजाइन फॉर नेवल स्ट्राइक, इट वॉज लेटर अडेप्टेड फॉर लैंड अटैक मिशंस। रशिया रिसेंटली टेस्टेड जिरकॉन इन बैरेंट सी यूजिंग द रैपिड मिलिट्री ड्रिल्स विद बेलारूस, हाईलाइटिंग इट्स एडवांस्ड स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी एंड डिटरेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट एडवर्सरियल फोर्सेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। Third question is, which country approved the world's first vaccine to protect koalas for chlamydia in September 2025? तो koalas को एक डिसीज़ हो रहा है क्लेमाइडिया, तो उसको koalas को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वैक्सीन लॉन्च की है, कौन सी कंट्री ने? तो ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था सुबह। ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ क्लेमाइडिया वैक्सीन फॉर koalas इन 2025। जो डिसीज़ है वो इनफर्टिलिटी कॉज करता है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है, मोर्टेलिटी एंड अकाउंटिंग फॉर हाफ ऑफ द कोआला डेथ्स। कोआलास को वल्नरेबल माना गया है IUCN के द्वारा एंड कोआलास फेस थ्रेट्स फ्रॉम हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड रोड एक्सीडेंट्स। द वैक्सीन स्ट्रेंथन्स कंजर्वेशन एफर्ट्स अक्रॉस क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये सब ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, INS एंड्रॉथ इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। तो ये कौन से शिपयार्ड ने बनाई है? तो ऑप्शंस आर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची, माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड विशाखापट्टनम, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो करेक्ट आंसर इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। ये जो INS एंड्रॉथ है वो सेकेंड इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है जो डिलीवर की गई इंडियन नेवी को। नेम्ड आफ्टर एंड्रॉथ आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का एंड्रॉथ आइलैंड है, उसके नाम पे रखा गया नाम। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट वॉरशिप्स एंड इट्स क्लास इज 77 मीटर्स लेंथ। डिज़ाइन किसने किया? IRS क्लासिफिकेशन रूल्स के हिसाब से। इट बूस्ट्स इंडियाज सबमरीन डिटेक्शन, कोस्टल सर्विलियंस एंड माइन लेइंग कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग कोस्टल डिफेंस अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स इज, द हो ट्राइब इज मोस्टली कंसनट्रेटेड इन विच रीजन। तो जो हो ट्राइब्स है वो कौन से रीजन में है मोस्टली? तो ऑप्शंस आर कोल्हान रीजन, मालवा प्लाट्यू, वेस्टर्न घाट्स एंड द द्वार रीजन। तो सही आंसर है कोल्हान रीजन। तो जो हो ट्राइब्स है वो कोल्हा पीपल होते हैं, उनको कोल्हा पीपल भी बोला जाता है एंड बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा ग्रुप, मुंडा हो ऐसा हम पढ़ते हैं ट्राइब्स, एंड इज कंसनट्रेटेड इन कोल्हान रीजन ऑफ झारखंड। तो झारखंड के कोल्हान रीजन में सिचुएटेड है। फाउंड ऑल्सो इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, दे फॉलो द मन की मुंडा सिस्टम। ये भी हमने पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम और एग्रीकल्चर वाले प्रैक्टिस है। ये ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस मॉडल है। ये ट्राइब अपने आप को आइडेंटिफाइज एज होडोको होरो एंड रिसेंटली स्टेज प्रोटेस्ट इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इन देयर कस्टमरी गवर्नेंस। तो ये याद रखना, हो ट्राइब कहाँ पे? कोल्हान रीजन में है, झारखंड में है मेनली, और इनका कौन सा सिस्टम है? मन की मुंडा सिस्टम। अब हम मेंस में दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एम्बॉडीज बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉन्ट्राडिक्शंस इन द फ्रेमवर्क ऑफ शेयर्ड ओशन गवर्नेंस। तो ये स्टेटमेंट को समझाना, इवैल्यूएट करना और उसके सिग्निफिकेंस को फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ठीक है। तो आते हैं हम इंट्रो में। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने वो स्टैब्लिश हुई थी UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंडर 1982, और वो रेगुलेट कर रही है मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनल सी बेड एरिया में, जो डेजिग्नेटेड है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड के जैसे। उसका एम क्या है? एम है इंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स वाइल बैलेंसिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है डेवलपिंग नेशंस के लिए? पहले ये देखना है कि रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है
provides rights to benefit from seabed minerals like polymetallic nodules, cobalt और rare earth elements जो क्रूशल है टेक्नोलॉजिकल और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए। फिर इक्विटेबल फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जिसमें कॉन्सेप्ट है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड का, जो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मोनोपोलाइजेशन बाय अ फ्यू पावरफुल स्टेट्स। फिर उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो मैंडेट करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ साइंटिस्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज इन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। फिर रेवेन्यू शेयरिंग पे बेस्ड है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन इज सपोज टू जनरेट रॉयल्टीज़ जो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि पुअर कंट्रीज़, पुअर स्टेट्स को हेल्प मिलेगी। फिर कॉन्ट्राडिक्शंस और चैलेंजेस क्या है कि डोमिनेंस है एडवांस स्टेट्स और कॉरपोरेशंस का। तो मोस्ट एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस और देयर कॉरपोरेशंस, लिमिटिंग रियल पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। टेक्नोलॉजी गैप की बात की जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लैक डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी, मेकिंग प्रॉमिस्ड इक्विटेबल एक्सेस लार्जली सिम्बॉलिक। तो ये जो बोलते हैं ना कि शेयर करना है, वो तो वो बस बोलने के लिए होता है, शेयर नहीं करते। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, तो डीप सी माइनिंग कुड हार्म फ्रेजाइल मरीन इकोसिस्टम्स, डेवलपिंग नेशंस में बियर डिसप्रपोर्शनेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। डिसीजन मेकिंग एसिमेट्री की बात करते हैं तो डिस्पाइट द वन नेशन वन वोट प्रिंसिपल, इन्फ्लुएंस ऑफन क्या होता है, जो कंट्रीज़ ग्रेटर फाइनेंशियल और टेक्निकल क्लाउड रहता है जिनके पास, उनके पास जाता है। डिलेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस ऑन द माइनिंग कोड रिफ्लेक्ट टेंशंस बिटवीन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, और वो प्रोलॉन्ग करती है अनसर्टेनिटी ओवर रिसोर्स डिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको स्ट्रेंथन करना है इक्विटेबल एक्सेस बाय इंश्योरिंग मैंडेटरी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र एंड अफोर्डेबल पार्टिसिपेशन फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस। बिल्ड करना है इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स। एनहांस करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स इन ISA's लीगल एंड टेक्निकल कमीशन। प्रमोट करना है साउथ साउथ कोऑपरेशन फॉर पूलिंग रिसोर्सेज, जॉइंट वेंचर्स एंड नॉलेज शेयरिंग, जिससे हम रिड्यूस कर सके डिपेंडेंस ऑन डेवलप्ड स्टेट्स। और फाइनलाइज करना है एक फेयर माइनिंग कोड बैलेंसिंग डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। तो ये हुआ हमारा बॉडी पार्ट। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो एम्बॉडी करती है एक पैराडॉक्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स गवर्नेंस, वेल इट एस्पायर्स टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू सीबेड रिसोर्सेज। पावर एसिमेट्री है, इकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी है, वो डाइल्यूट करती है इस प्रॉमिस को। फॉर डेवलपिंग नेशंस इट्स ट्रू सिग्निफिकेंस लाइज इन वेदर द इंस्टीट्यूशन इवॉल्व्स इनटू जेन्युइन कस्टोडियन ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, या तो सिर्फ एक फोरम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, आई होप ये आंसर क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में मेंस के। व्हाट डज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन होल्ड, व्हाई डज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन होल्ड इंपॉर्टेंस फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। तो बोल रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो हम यदि ग्लोबल वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सजेस्ट कर ये, तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सजेस्ट करना है स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिया टू मूव अप फ्रॉम लो वैल्यू एक्टिविटीज़ टू हायर सेगमेंट्स इन चेन। तो लो वैल्यू एक्टिविटीज़ से हायर सेगमेंट्स की तरह हम कैसे मूव करें, ये बताना है। तो ये टेक्सटाइल के ऊपर है और ग्लोबल वैल्यू चेन पे क्वेश्चन है, तो हम इंट्रो में आते हैं, हम वहीं से शुरू करेंगे। जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर्स फॉर इंडिया। आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन का, वेयर प्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेड, जैसे ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ एक ही जगह बनेगी, उसके पार्ट्स, कुछ पार्ट कहीं और ऐसे बनते हैं। For textiles, which rely heavily on cost competitiveness, design, branding and integration into global networks, global value chain के बहुत importance भी है, मतलब opportunities भी और challenges भी हैं। तो importance क्या है participation in global value chain for textiles? तो market access है, integration ensures wider entry into developed markets जैसे US, EU और जापान where demand is higher। फिर export competitiveness बढ़ती है, एनहांस करती प्रोडक्टिविटी, लोअर करती कॉस्ट को, प्रोवाइड करती अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। टेक्नोलॉजी और स्किल्स की बात की जाए तो पार्टिसिपेशन अलाउ करता है एक्सेस टू मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स, ऑटोमेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। फिर डाइवर्सिफिकेशन होता है जो हेल्प करता है इंडिया को टू मूव बियॉन्ड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स इनटू सिंथेटिक्स, टेक्निकल टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज है बिटवीन ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन एंड लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन। फिर ग्लोबल ब्रांडिंग की बात की जाए तो एनहांस करता है रेप्यूटेशन एंड प्रेजेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल फर्म्स इन इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन ये तो हुई अपॉर्चुनिटीज़, इसके रिलेवेंट कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो चैलेंजेस क्या है कि इंडिया रिमेन्स कंसंट्रेटेड इन लो वैल्यू सेगमेंट्स जैसे कि यार्न और फैब्रिक, रेदर देन हाई वैल्यू एक्टिविटीज सच एज डिज़ाइन, ब्रांडिंग और रिटेल। वीक इंटीग्रेशन है सिंथेटिक फाइबर्स में एंड मैन मेड टेक्सटाइल्स में, जो डोमिनेट करती है ग्लोबल डिमांड में।
लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लाइंस गैप्स है जो हिंडर करती है स्मूथ इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। और हैवी कंपटीशन है फ्रॉम चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम विद बेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड क्या है? प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, तो प्रमोट करना है मैन मेड फाइबर्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। फिर डिज़ाइन और इनोवेशन पे फोकस करना है जिसमें एनकरेज करना है इंडियन फर्म्स को टू इन्वेस्ट इन R&D, डिज़ाइन स्टूडियो और फैशन इंस्टीट्यूट्स को, जिससे कैप्चर कर सके ब्रांडिंग वैल्यू। स्किल अपग्रेडेशन पे फोकस करना है जिसमें हम एक्सपैंड कर सके स्पेशलाइज ट्रेनिंग अंडर समर्थ एंड प्रधानमंत्री कृषि विज्ञान केंद्र, जिससे कि वर्कर्स एडवांस प्रोसेसेस में फोकस कर सके। ट्रेड फैसिलिटेशन पे ध्यान देना जिससे नेगोशिएट कर सके हम FTAs EU के साथ, UK के साथ और कनाडा के साथ, जिससे हम प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस सिक्योर कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग को फोकस करना है जिसमें एक्सपैंड करना है मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को PM मित्रा के अंदर, और इम्प्रूव करना है लॉजिस्टिक्स अंडर गति शक्ति। एनकरेज करना है डोमेस्टिक ब्रांड्स को जिससे हम सपोर्ट मिलेगा इंडियन टेक्सटाइल फर्म्स को ग्लोबल फैशन लेबल्स बिल्ड करने में और ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन में। सस्टेनेबिलिटी फोकस पे ध्यान देना है जिसमें अडॉप्ट करना है इको फ्रेंडली प्रोडक्शन एंड सर्कुलर इकोनॉमी टू अपील टू ग्लोबल कॉन्शियस कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वे फॉरवर्ड। अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्सपोर्ट ग्रोथ, ये सिर्फ एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात नहीं है, बट पोजिशनिंग इंडिया एज अ वैल्यू क्रिएटर रेदर देन अ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर। तो हमको वैल्यू क्रिएटर की तरह पोज करना है। जब हम डाइवर्सिफाई करेंगे प्रोडक्ट्स को, बिल्ड करेंगे ब्रांड्स को और अपग्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी को, तभी इंडिया ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपने टेक्सटाइल सेक्टर को इनटू अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाई वैल्यू इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूटिंग बोथ टू एक्सपोर्ट्स एंड इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।